पता है आपको गांधी जी की छवि इतनी निगेटिव क्यों है कुछ लोगों के नज़रियों में? उसका रीज़न ये है कि उन्होंने गांधी जी के शब्दों को सही से पढ़ा ही नहीं है, सही से समझा ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहाँ हम आज की क्लास में स्वराज शब्द को पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट कोड जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है BPSE 141, और इसके अलावा 3 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड करी है। आशा है वो लेक्चर आपको समझ में जरूर आए होंगे। आज की क्लास में हम स्वराज शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी के मायने में स्वराज का क्या अर्थ था। क्या वाकई में उसी स्वराज के अर्थ को हम वही स्वराज समझते हैं, या फिर अन्य क्रांतिकारियों से किस प्रकार से गांधी जी का स्वराज अलग था? क्या यह आज की परिस्थितियों में सही साबित हो सकता है? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले चैप्टर शुरू किया जाए, चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है, और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यही बता रही है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है। तो इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करूँ, आपको ये बताता हूँ स्वराज क्या है। देखो, जैसा कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि स्वराज की जब हम बात करते हैं तो स्वराज अपने आप में ही एक बहुत पवित्र शब्द है, जिसका मतलब होता है स्वयं पर शासन, स्वशासन, आत्म संयम, अपने आप को कंट्रोल में करना। अब आप ये कहोगे कि आज़ादी की लड़ाई में स्वराज का क्या काम है? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडिया की परिस्थिति बताते हूँ, भारत की परिस्थिति बताता हूँ। भारत में क्या हो रहा था, 1885 में ना कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता थे उस दौरान, उन्होंने ना अनुनय और विनय की नीति अपनाई, यानी कि प्रार्थना और याचना की नीति अपनाई। उनका ये मानना था कि अपन लोग क्या होगा, लेजिस्लेटिव में इकट्ठे होंगे और वहाँ पर भारत के मुद्दों को उठाएंगे, और ब्रिटेन की सरकार क्या करेगी, ब्रिटेन की सरकार हमारे उन मुद्दों को मानेगी और उसको वहीं पर सॉल्व कर देगी। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। ऐसे में भारत में ना कुछ असंतुष्ट नेताओं का ग्रुप उभरा। उनका ये मानना था, हाथ जोड़कर आज़ादी नहीं मिलेगी, हाथ उठाकर आज़ादी मिलेगी। और ऐसे नाम थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल। इन सब का मानना था अहिंसा से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। उस समय गांधी जी भारत में थे ही नहीं, मैं सही बताऊं आपको। उस समय गांधी जी थे साउथ अफ्रीका। इधर ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम भारत में चल रहे हैं। उधर 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाएगा। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन होगा तो सबसे पहले स्वदेशी की बात उठेगी। तो ये सब घटनाएं ना एक साथ भारत में घट रही हैं। इधर 1915 में गांधी जी की भारत में वापसी होगी। जब गांधी भारत में आएंगे तब वो स्वराज की धारणा रखेंगे, अपनी एक किताब लिखेंगे, वो हिंद स्वराज। हालांकि उन्होंने ये किताब 1909 में ही लिख दी थी, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आए थे। साउथ अफ्रीका में जो उनके प्रयास थे, साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसके उसको देखते हुए, उन समस्याओं को देखते हुए, वहाँ की असफलताओं को देखते हुए, वहाँ की सफलताओं को देखते हुए, और जितनी भी परिस्थितियाँ उन सबको देखते हुए, उन्होंने जो ये बुक लिखी हिंद स्वराज, उन्होंने हिंद स्वराज में यही कहा कि अगर भारतीय लोगों को ना गुलाम नहीं बनाया गया, बल्कि भारतीय लोग ना खुद गुलाम बने हैं। उसका रीज़न ये है कि भारत के लोगों ने ना इकोनॉमी का कंट्रोल अपना खो दिया था, और जब आप अपनी अर्थव्यवस्था खो देते हो ना तो कोई भी आपको कंट्रोल कर लेता है। देखिए, अगर हम लोग क्या करते, अपने देश का बना हुआ सामान यूज़ करते, अपने आप को कंट्रोल रखते, लग्जरी चीज़ों में अपना ध्यान नहीं देते, तो क्या होता, हमारे ऊपर आर्थिक बोझ नहीं होता। जब हम पर आर्थिक बोझ नहीं होता तो हम किसी के कंट्रोल में नहीं आते। तो गांधी जी यहाँ आत्म संयम की बात करेंगे। तो कुछ इस टाइप की परिस्थितियाँ थी जब गांधी जी भारत में आते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया कि जब गांधी जी भारत में आ रहे हैं तो किस प्रकार की परिस्थितियाँ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत के दौर के जो नेता थे वो अनुनय विनय की नीति अपना रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उसमें से एक असंतुष्ट वर्ग उतरा, जिस जो कि हिंसा पर विश्वास करता था। वो क्या करते थे, लाला लाजपत राय जी, विपिन चंद्र पॉल और इस टाइप के जो नेता थे, गर्मपंथी नेता कहलाए। ऐसे में 1915 में गांधी जी की वापसी होगी, और गांधी ने उससे पहले ही 1909 में एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज। तो उसी हिंद स्वराज में स्वराज का क्या अर्थ है, आखिर वो भारतीय परिस्थितियों में क्यों कहेंगे स्वराज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, गांधी जी चाहे आध्यात्मिक स्तर की बात करो आप, चाहे राजनीतिक स्तर की बात करो, चाहे सामाजिक स्तर की बात करो, चाहे आर्थिक स्तर की बात करो, हर स्तर पर इस चैप्टर में अभी आगे चलकर बताया भी जाएगा कि स्वराज को बहुत महत्व देते हैं। उनका जितना भी लेखन है, उनके जितने भी भाषण हैं, हर जगह स्वराज के अर्थ की बात की जा रही है। और स्वराज शब्द की अभी हमने बात करी कि स्वराज शब्द एक पवित्र शब्द था। ये एक वैदिक शब्द था जिसका अर्थ क्या था, स्वशासन, आत्म संयम। गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रीय स्वराज भी हासिल किया जा सकता है अगर हम पहले अपने आप पर शासन करना सीख जाएं। जो व्यक्ति अपने आप पर ही नहीं शासन कर सकता, वो देश पर कैसे शासन करेगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। और बात ठीक भी है। तो सबसे पहले हम राजनीतिक स्वराज की बात करते हैं। तो देखो, राजनीतिक स्वराज का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए, अपने मनपसंद सरकार बनाने का अधिकार होना चाहिए,
कुल मिलाकर आज की जो आप डेमोक्रेसी देख रहे हो, लोकतंत्र देख रहे हो, जनता की भागीदारी देख रहे हो, लोगों में से लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार देख रहे हो, यही एक प्रकार से गांधी जी का राजनीतिक स्वराज था। गांधी जी का मानना था कि जो उस समय की शर्तें हैं उसमें सरकार की एक ऐसी सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोगों का शासन हो। स्वराज की जो धारणा थी उसमें यह होना चाहिए कि सत्ता ना लोगों के हाथ में होनी चाहिए। सरकार की एक एथिक्स होनी चाहिए, सरकार का एक मोरल होना चाहिए। सरकार का जो लक्ष्य होना चाहिए वो लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होना चाहिए। उन्होंने कहा जिसमें सत्ता में सभी लोगों की साझेदारी ना हो, सत्ता में साधारण जनता की भागीदारी ना हो, ऐसा लोकतंत्र तो बिल्कुल बेकार होगा। इसके लिए गांधी जी अब्राहम लिंकन से प्रेरित थे। अब्राहम लिंकन की बात की जाए तो अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी जो आजकल पॉलिटिकल साइंस में चलती है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाई गई सरकार कौन सरकार होती है? लोकतांत्रिक सरकार। और गांधी जी भी यही चाहते थे कि लोगों के बीच में से लोगों के लिए कोई व्यक्ति उठे और उनके लिए वो कार्य करे। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि लोकतांत्रिक तत्व पूरे होने चाहिए। उनका यह मानना था हमें सिर्फ लोकतंत्र के बारे में सोचना चाहिए, पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्वयं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की परिस्थितियों में आप देखोगे तो कोई भी पार्टी पता है सबसे पहले अपने बारे में सोच रही है, अपने नेताओं के बारे में सोच रही है, स्वयं के बारे में सोच रही है, ना कि लोकतंत्र के बारे में। रोज लोकतंत्र के लिए काला दिवस घोषित कर देते हैं। बताओ क्यों? वो गांधी जी के नाम पर वोट तो मांगते हैं हमसे, लेकिन उन्होंने खुद ही गांधी जी के विचारों को ना समझा नहीं है। तो आई होप सो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गांधी जी के विचार क्या हैं? गांधी जी के विचार ये हैं कि हमें ना स्वयं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें ना लोकतंत्र के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम सही मायनों में लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। लेकिन शायद इन विचारों से हम बहुत दूर हैं। गांधी जी की प्रतिमा पर हम फूल तो चढ़ाते हैं, लेकिन गांधी जी के विचारों को हम अपने मन में नहीं लाते। गांधी ने स्वराज की अवधारणा को एक लोकतांत्रिक दृष्टि देने की कोशिश करी है। उनका मानना है देश की सरकार मेजोरिटी पर होगी, बहुसंख्यक लोगों की इच्छा पर आधारित होगी। वयस्क मताधिकार यानी कि जितने भी एडल्ट लोग हैं, 18 साल से आज ऊपर की जितने भी उम्र के लोग हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा वो चाहते थे कि एक ऐसी स्वराज सरकार बने जिसका चुनाव करने वाले लोग ऐसे लोग हों जो अपने श्रम से देश में योगदान देते हों। ऐसे लोग ना हो जो बैठकर सिर्फ खाते हों। हर एक बंदा जो अपने हाथों से श्रम का योगदान देता है वो लोग चुनाव में वोट डालेगा। उनका कहना है कि स्वराज का मेरा मतलब ये है कि सरकार लोगों की सहमति से बने हो, उसमें ऐसे पुरुष हों, ऐसी महिलाएं हों जो बड़े पैमाने पर श्रम करके अपना जीवन यापन करते हों, जो लोग ऐसे हों जिन्होंने मेहनत करके वोटर लिस्ट में ना अपना नाम दर्ज करवाया हो, जो लोग ऐसे हों जिनके अंदर देश सेवा का भाव हो। इस प्रकार से गांधी जी ने लोकतंत्र का एक आदर्श प्रस्तुत किया। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे ना लोकतंत्र क्या है, तो बहुत सारे लोग ऐसी परिभाषा देते हैं, लोगों में से लोगों के लिए लोगों द्वारा चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। आप ना एक लाइन में बोलना, ऐसी सरकार जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, ऐसी सरकार होती है लोकतांत्रिक सरकार। इसीलिए आज कहा जा रहा है कि वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कीजिए। इसके साथ साथ लोकतंत्र वो है जहाँ व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, इवन अपने डिसीजन को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता हो, लागू करने की स्वतंत्रता हो। लोगों के हाथों में राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होना चाहिए। सरकार हमारे मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करे, हमें सिक्योरिटी दे। और गांधी जी इसी प्रकार का स्वराज चाहते थे, और गांधी जी का यही राजनीतिक स्वराज है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे स्वराज का अर्थ क्या है और गांधी जी के राजनीतिक स्वराज से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आप स्वराज की डेफिनेशन दोगे कि स्वराज एक पवित्र शब्द है, एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ है स्वयं शासन, आत्मशासन, अपने आप पर कंट्रोल, अपने आप पर नियंत्रण। क्योंकि आप जब तक अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते तब तक आप समाज पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तब तक आप देश पर नियंत्रण नहीं कर सकते। फिर आप राजनीतिक स्वराज में लोकतंत्र की बात करेंगे। अब देखिए आर्थिक स्वराज। तो गांधी जी ये कहते थे, और ये बात बिल्कुल रियल है, अगर आपने अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो दिया तो आपका राजनीतिक नियंत्रण खो देगा। देखिए, आप लोगों को कंट्रोल कब कर सकते हो? जब आप इकोनॉमिक रूप से क्या हो, मजबूत हो, जब आपके पास पैसा हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तो आप दूसरों से पैसा मांगोगे तो दूसरा व्यक्ति आपको कंट्रोल करेगा। तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का मानना था कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल क्यों खोया, और जैसी अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल खोया वैसे ही राजनीतिक कंट्रोल भी खो दिया, क्योंकि हम अंग्रेजों के सामने अर्थव्यवस्था पे झुक गए और उन्होंने हम पर कंट्रोल कर लिया। और आज भी ऐसा ही है। अगर आज आप अमेरिका से 200 मिलियन डॉलर का कर्जा ले रहे हो तो अमेरिका ये भी तो कहेगा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। पाकिस्तान का हाल आप देख लो, पाकिस्तान क्यों पीछे है? उसका रीज़न ये हो कि चाइना से कर्जा ले रहा है, अमेरिका से कर्जा ले रहा है। अब ऐसे में अमेरिका और चाइना जो उससे कहेंगे वही उसे करना पड़ेगा।
तो अगर आप अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल खो दोगे, पक्का आपका शासन गया, राजनीतिक कंट्रोल भी गया। ऐसा उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा है, एक चैप्टर उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत क्यों हारा। और ये अध्याय ये बताता है कि अंग्रेजों ने भारत की दासता के कैसे स्थापित की, और उसका सबसे बड़ा कारण था आर्थिक प्रणाली, भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम था। गांधी जी के अनुसार राजनीतिक स्वराज जब तक नहीं मिल सकता जब तक हम आर्थिक रूप से सक्षम ना हो। इसके लिए गांधी जी क्या चाहते थे कि हम आर्थिक रूप से कैसे विकास करेंगे। तो गांधी जी का मानना था अगर हमें आर्थिक रूप से विकास करना है तो हमें ग्राम स्वराज पर ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप बड़े बड़े उद्योग लगाते हो तो इसमें कुछ ही लोगों की भागीदारी होती है, लेकिन जब आप छोटे छोटे उद्योग लगाते हो तो इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि हमारा देश गाँवों का देश है, 90% लोग उस टाइम पे गाँव में रहते थे। तो गांधी जी ये चाहते थे कि प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर हो, क्योंकि हर गाँव आत्मनिर्भर होगा तो पूरा देश अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। वो एक कुटीर उद्योग चाहते थे। कुटीर उद्योग वो होते हैं जो अपने घरों में कार्य होते हैं, जैसे चटाई उद्योग हो गया, आप देखते हैं, या घरों में और भी बहुत सारे छोटे 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 उद्योग होते हैं, बुनाई के, कताई के, हस्तशिल्पकारी। तो ऐसे उद्योगों में पता है क्या होता है, ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती, बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं होती, कच्चे माल की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे उद्योगों में सभी लोगों को रोजगार मिलता है और सभी लोग अपना पेट भर सकते हैं, सभी लोग श्रम करते हैं। तो उनका झुकाव कुटीर उद्योगों पर था, छोटे छोटे उद्योगों पर था, बड़े पैमाने के उद्योगों पर नहीं था। वो चाहते थे कि ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो श्रम पर आधारित हो और भ्रष्टाचार को खत्म करे। उनका मानना था हम सबके पास ना अपनी आवश्यकता के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन लालच के लिए नहीं है। यानी कि आपके पास ना पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है, ऐसा गांधी जी कहते थे। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र के लिए ना विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है, सत्ता का बंटवारा बहुत जरूरी है, निम्न स्तर पर सत्ता होनी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ सत्ता होनी चाहिए। इसलिए गांधी जी गांव के विकास की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी इकाइयों को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, ग्रामीण उद्योग को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण लोगों को गांव में ही अगर रोजगार मिलेगा तो शहरों में पलायन नहीं करेंगे। गांव में वस्तुओं को सस्ते में उत्पादित कर सकते हैं, बड़े प्लांट की जरूरत नहीं होगी, संसाधनों की जरूरत भी कम नहीं होगी, स्टोरेज की भी कोई समस्या नहीं होगी, और ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा नहीं आएगा। तो ऐसे में बहुत सारा जब खर्चा बच जाएगा तो चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी, ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ाने में मदद मिलेगी, वरना बहुत सारी ऊर्जा यूं ही बर्बाद हो जाती है। तो इस प्रकार से ग्राम स्वराज पर बल देकर आप अपना आर्थिक विकास कर सकते हो, गांव से गरीबी दूर कर सकते हो, गांव से बेरोजगारी दूर कर सकते हो, और गांव को आत्मनिर्भर कर सकते हो। और वर्तमान सरकार आत्मनिर्भर कार्यक्रम तो चला रही है, लेकिन फिर भी ना वो बड़े बड़े विकासों पर ध्यान दे रही है। आज भी ना वो गांधी जी की विचारधारा से बहुत दूर है। वर्तमान विकास सरकार गांधी जी से चोरी तो कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे, लेकिन वो ग्रामीण विकास से अभी भी कोसों दूर है। क्योंकि आप ग्रामीण विकास जब तक नहीं कर सकते जब तक आप छोटे पैमाने के उद्योग ना लगाओ। हालांकि सरकार एमएसएमई उद्योगों पर ध्यान तो दे रही है, लेकिन ना उसका झुकाव अभी भी अरबपतियों की ओर है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे गांधी जी का स्वदेशी और खादी पर क्या विचार था। तो गांधी जी ने स्वदेशी का मतलब क्या होता है, अपने देश में निर्मित सामान। भाई देखो, अगर आप चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपकी मनी बाहर जा रही है, अगर आपका मुद्रा बाहर जा रही है तो सीधी सी बात है आपका राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। तो ऐसे में जो बाहर से हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, अगर वो अपने देश में बनाए तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो गांधी जी ये चाहते थे कि हम अपने देश के सामान का यूज़ करें, हम बाहरी सामान का यूज़ ना करें। गांधी जी की स्वदेशी अवधारणा ये थी कि हम अपने स्थानीय उत्पादकता को वरीयता दें, चाहे वो निम्न श्रेणी के ही हों, चाहे वो छोटी चीज़ों से ही बने हों, लेकिन हमें अपने देश की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। गांधी जी लेकिन ये नहीं कह रहे कि विदेशी सामानों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। उनका मानना है कि जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, जो हमारे परिस्थितियों के हिसाब से नहीं है, जो हमारी जलवायु के हिसाब से नहीं है, सिर्फ आप वो चीज़ें लो, क्यों धन बर्बाद कर रहे हो आप। गांधी जी कहते थे कि जो बाहर के बाजार हैं ना हमारा गला काटते हैं, एक तरीके से हमारी जेब काटते हैं। गांधी जी चाहते थे खादी को बढ़ावा दिया जाए, विदेशी कपड़ों की जगह खादी को बढ़ावा दो। खादी को बढ़ावा दोगे तो पता क्या होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि खादी उद्योग भारत का उद्योग है। लेकिन आप बाहर के बने हुए कपड़े पहनोगे, मशीनों से बने हुए कपड़े पहनोगे तो क्या होगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा, और जो हमारे यहाँ का किसान है, जो हमारे यहाँ के शिल्पकार हैं, जो हमारे यहाँ के छोटे छोटे मजदूर हैं, वो बेरोजगार होते जाएंगे। इसलिए गांधी चाहते थे कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, समानता प्राप्त करने के लिए हमें खादी को बढ़ावा देना होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि खादी उद्योग के विकास से लाखों लोग भूख और गरीबी से बचेंगे, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, गांधी जी ने तो पता क्या करा था, आज़ादी की लड़ाई में चरखे को ही राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया था। क्योंकि अगर आप अपने आप से निर्भर हो जाओगे ना तो आप पे दूसरों को डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब आप दूसरों पे डिपेंड नहीं हो तो आप अपने निर्णय खुद ले पाओगे। आज भारत अपने निर्णय ले पा रहा है, उसका रीज़न ये है कि भारत कहीं ना कहीं खुद पर डिपेंड है। अगर भारत भी पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों पर निर्भर होता ना तो शायद भारत को भी वैसे ही सर झुकाना पड़ता है जैसे पाकिस्तान को झुकाना पड़ रहा है, जबकि दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे।
सरपरस्ती, सरपरस्ती का मतलब यही है दूसरे की गुलामी। गांधी जी ये चाहते थे कि एक समानता आधारित समाज हो। गांधी जी ऐसा समाज नहीं चाहते थे जिसमें अमीरों का बोलबाला हो। वो कहते थे अगर अमीर भी है ना तो अमीरों को समाज का सरपरस्त होना चाहिए, क्योंकि अमीरों को अमीर किसने बनाया है? इस समाज ने बनाया है। जब समाज उनका प्रोडक्ट खरीदता है ना, तब अमीर अमीर बनते हैं। तब बड़े बड़े एबीसी टाइप के जो अमीन जमींदार हैं, एबीसी टाइप के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनका प्रोडक्ट अगर हम लोग खरीदना बंद कर दें तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसलिए ना उन्हें हमारा ना एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी वजह से अमीर बने हैं, हमारी वजह से अरबपति बने हैं। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है, गांधी जी कहते हैं कि वो दलितों का कल्याण करें, अपने रिसोर्सेज का यूज़ कल्याण के लिए करें, हर एक बंदा जो दबा हुआ है उसका कल्याण करें। गांधी जी इसके लिए ना कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। गांधी जी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत चाहते थे। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि किसी एक व्यक्ति पर ही सारी जमीन हो, बल्कि गांधी जी ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति ये सोचे कि जमीन मेरी नहीं है, ये जमीन समाज की है, ये संपत्ति समाज की है, वो तो सिर्फ उसका रखवाला है, उसका सेवक है। तो जब व्यक्ति ऐसा सोचेगा ना तो उसके मन में ना कल्याण की भावना ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचेगा। गांधी जी के आजीविका और श्रम के क्या विचार थे? तो जैसा कि अभी मैंने बताया, गांधी जी ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति अपने हाथ से श्रम करे, हर एक बंदा अपनी आजीविका यानी कि रोटी अर्जित करे। ये काम और रोटी का संबंध था। कह रहे गांधी जी कहते हैं अगर सभी लोग अपनी रोटी के लिए श्रम करेंगे तो सभी को पर्याप्त भोजन मिलेगा, सभी को पर्याप्त कपड़े मिलेंगे, वो सभी स्वस्थ रहेंगे, वो सभी खुश रहेंगे, भोजन की कमी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुखी नहीं होगा। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि शारीरिक श्रम के बिना कोई भी बंदा भोजन पाने का अधिकार नहीं है। जो बंदा शारीरिक श्रम नहीं कर रहा उसे भोजन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं ना उन्हें भी शारीरिक श्रम करना चाहिए। गांधी जी के आर्थिक स्वराज की धारणा यही थी कि हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, आत्म नियंत्रण करे, आत्म संयम करे। वो यूज एंड थ्रो की नीति नहीं चाहते थे कि आप किसी व्यक्ति का यूज करो और उसे फेंक दो। देखो आजकल ये बहुत चलता है। जब तक बंदे का अपना काम है, हाँ भाई ठीक है, आप ही भाई हो, आप ही भाई हो, आप ही भाई हो। बंदे का काम निपट गया, अब आप कौन हो? तो देखो हमें एक मनुष्य के नाते ना एक मनुष्य से वो व्यवहार करना चाहिए क्योंकि वो मनुष्य है, ये नहीं कि वो हमारे काम आने वाला है। बट ये जो यूज एंड थ्रो की नीति चली है ना, इसी वजह से ना समाज बड़ी दिक्कत में आ रहा है। तो गांधी जी के विचार उपभोक्तावाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो की खत्म कर रहे हैं कि यूज एंड थ्रो मत करिए आप। सामाजिक स्वराज। तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है? स्वराज से हम क्या समझते हैं, राजनीतिक स्वराज से हम क्या समझते हैं। लेकिन अगर पूछा आर्थिक स्वराज से क्या समझते हैं आप, तो आर्थिक स्वराज में आप क्या कहोगे कि हमें अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण अगर खो देंगे तो राजनीतिक नियंत्रण खत्म हो जाएगा। तो आर्थिक स्वराज के लिए हमें ग्राम स्वराज पर बल देना चाहिए, स्वदेशी पर बल देना चाहिए, खादी पर बल देना चाहिए। अमीरों को ये मानना चाहिए कि वो गरीबों की वजह से अमीर बने, इसलिए उन्हें गरीबों का कल्याण करना चाहिए। आजीविका और श्रम पर उत्पादन करना चाहिए। तो वो छोटी छोटी हेडिंग बनाओगे, वो सारा किस में लिखोगे आप? आर्थिक स्वराज में। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक स्वराज की। तो देखो समाज में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है, लेकिन वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि सभी लोग अपनी अपनी सोसाइटी का आनंद ले सकें। समाज में कोई भेद नहीं होना चाहिए, सारे भेदों से रहित क्या होनी चाहिए? सोसाइटी होनी चाहिए। तभी हम सामाजिक स्वराज की बात कर पाएंगे। आगे लास्ट में है आत्मनियंत्रण के रूप में स्वराज। देखो सारी समस्या पता क्या क्यों है? क्योंकि हम लोगों का अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। गांधी जी ने व्यक्तिगत स्तर पर यह बताया कि जो हमारी डेली रूटीन होना चाहिए ना, उसमें हम पर खुद का नियंत्रण होना चाहिए। खुद का नियंत्रण का मतलब क्या है? हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं ना बेमतलब की हैं। गरीब, पता है गरीब क्यों है? गरीब गरीब इसलिए है क्योंकि वो ना अपनी परिस्थिति में रहने के लिए तैयार नहीं है। उसे ये रहना है कि मैं गरीब हूं लेकिन दिखूं मैं अमीर की तरह, इसलिए गरीब गरीब है। गांधी जी कहते हैं स्वराज का मतलब तो है आत्मनियंत्रण, और केवल वही व्यक्ति आत्मनियंत्रण में सक्षम होता है जो नैतिकता के नियम का पालन करता है। नैतिकता का नियम क्या है? नैतिकता का नियम ये है, आप किसी को धोखा मत दो, आप सत्य के साथ रहो, माता पिता पत्नी बच्चों नौकरी और पड़ोसियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ, जो जो आपकी ड्यूटी है। ऐसा व्यक्ति सही मायने में स्वराज का आनंद ले सकता है जो अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करता हो, एक राष्ट्र और स्वराज का आनंद लेता हो। अगर जितने भी अच्छे नागरिक हैं इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो समाज कितना अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर सब लोग सत्य बोलेंगे, सब लोग अहिंसा के सिद्धांतों पर चलेंगे, चोरी कोई नहीं करेगा, हर एक बंदा अपनी संपत्ति के त्याग के लिए यानी कि दान के लिए तैयार रहेगा, ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत करेंगे, कोई किसी से डरेगा नहीं, हर एक बंदा शारीरिक श्रम से काम करेगा, भोजन के प्रति लोगों का आकर्षण नहीं रहेगा इतना ज़्यादा, हर एक बंदा अपने देश में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करेगा, स्वदेशी का प्रयोग करेगा, सभी धर्मों के लिए सब लोग सम्मान देंगे, छुआछूत नहीं होगी। ऐसी 11 प्रतिज्ञाओं का हमें पालन करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि एक व्यक्ति अच्छा है। गांधी व्यक्ति को एक यूनिट मानते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति एक व्यक्ति है, एक समाज का एक हिस्सा है, एक राष्ट्र है, एक स्वराज है। तो देखो सारी समस्या पता क्या क्यों है? क्योंकि हम लोगों का अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। समाज में कोई भेद नहीं होना चाहिए, सारे भेदों से रहित क्या होनी चाहिए? सोसाइटी होनी चाहिए। गांधी व्यक्ति को एक यूनिट मानते हैं। उनका मानना है कि
सबसे छोटा जो यूनिट है समाज की वो व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है, व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से मिलकर सोसाइटी बनती है। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाए, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभानी सीख जाए, हर एक व्यक्ति को ये पता चल जाए कि समाज में उसका जन्म किस लिए हुआ है, और उस समाज के प्रति अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे। तो ऐसे में एक ऐसे समाज की स्थापना होगी भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, स्वर्ग यही होगा। लेकिन रियलिटी यही है, शब्दों के अर्थ हमें पता नहीं होते और समाज में हम क्या कर रहे हैं ये हमें पता नहीं होता। हर एक बंदा छलिया है, किसी ना किसी प्रकार से दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहा है। इवन जो बंदा जिम्मेदारी भी निभाना हो ना, लोग उसे भी जिम्मेदारी नहीं निभाने देते हैं। हम ही लोग हैं ना, हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन लोग पता क्या करते हैं, वीडियो सुन लेंगे सब कुछ हो जाएगा, पेपर भी अच्छा हो जाएगा, 1000 लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक दे रहे हैं 30। अरे कम कम सुन रहे हो, समझ में आ रहा है, तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल से जुड़ जाओ। लेकिन नहीं, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, हर किसी का ये चल रहा है। खैर, गांधी जी का मानना था कि स्वराज या सच्ची स्वतंत्रता नैतिक कानूनों में बंधी है। ये ना लोगों के अंदर की बुद्धि पर होती है, आंतरिक विवेक पर होती है, सत्य के हिसाब से होती है। यह एक व्यक्ति को अच्छे की तलाश करने और उसे पाने के लिए प्रेरित होती है। हर एक व्यक्ति पता है क्या चाहता है, सामने वाला अच्छा हो। आप हैं अच्छे, आप हैं अच्छे, ये प्रश्न बनता है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आपको सारे बंधनों से आज़ादी मिल जाए। स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मनियंत्रण। क्या आपका खुद पर नियंत्रण है? क्या आप स्वयं पर विजय पास प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप निडर होकर चल सकें? इसके लिए कठोर अनुशासन की जरूरत पड़ती है। अपनी इच्छाओं को मारने के लिए ना कठोर अनुशासन की जरूरत पड़ती है। और जो व्यक्ति अपनी लग्जरी इच्छाओं को मार देता है ना, वो जीवन में सुख हो पाता है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। उसका रीज़न यही है, क्योंकि हमारा जीवन लग्जरी पर है। 1 लाख का फ़ोन ले लें, 2 लाख की टी शर्ट ले लें, 5 लाख की गाड़ी ले लें, प्रॉब्लम यहीं पर आती है। तो कठोर अनुशासन करना पड़ेगा, आत्म शुद्धि करनी पड़ेगी, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा कि हम हैं कौन। और ये सब हमारी डेली रूटीन की दिनचर्या होगी। और ये सब चीज़ें गांधी जी ने भगवत गीता से सीखी हैं। इस सब भगवत गीता का प्रभाव उन पर पूर्ण रूप से पड़ा है। स्वराज या आत्मनियंत्रण के रूप में स्वराज का अर्थ 3 प्रकार से होता है। पहला होता है कि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामूहिक गुण कुछ नहीं होने चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, प्रेस स्वतंत्र होनी चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता शामिल होनी चाहिए, स्वतंत्रता के आंतरिक और बाह्य रूप के बीच में अंतर होना चाहिए। गांधी जी व्यक्ति के लिए स्वराज की बात करते हैं कि व्यक्ति ही स्वराज का स्तंभ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी बात व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं। इसके लिए वो टी.एच. ग्रीन से बहुत प्रभावित है। टी.एच. ग्रीन एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, जिनके हम फिलोसफी वाली किताब में पढ़ेंगे भी, इनके राजनीतिक विचारकों में पढ़ेंगे भी इनको। ये अनुशासन की बात करते हैं, निष्ठावान बनने की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, आंतरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। उन्होंने कहा जो कमज़ोर लोग हैं, जो निष्क्रिय लोग हैं ना, ये कभी स्वतंत्रता प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर चेतना ही नहीं है। तो ऐसे में समाज के एक वर्ग को ना इन्हें अवेयर करना चाहिए, इन्हें जागरूक करना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग कायर हैं, जो लोग डरते हैं, वो ना पाप हैं, पापी हैं, पाप करते हैं वो। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर निडरता की भावना होनी चाहिए। और निडरता की भावना जब हो सकती है जब हम आत्म नियम का पालन करें, आत्म संयम का पालन करें, आत्म अनुशासन का पालन करें, आत्म त्याग का पालन करें। गांधी जी ने स्वराज और स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के बीच में संबंध बताया है। गांधी ने कहा अगर आपको स्वराज प्राप्त करना है तो स्वदेशी को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओगे तो आत्मनिर्भर होगे। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इसके लिए हर व्यक्ति को आत्म प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं की शुद्धि करनी पड़ेगी, स्वयं की स्वतंत्रता का एहसास कराना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से अवेयर होना पड़ेगा, निडरता की भावना होनी पड़ेगी, आत्म संयम करना पड़ेगा, आत्म अनुशासन करना पड़ेगा, अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी, आंतरिक आवाज़ सुननी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अगर हम गांधी जी के स्वराज की बात करते हैं तो गांधी जी का स्वराज आर्थिक स्तर पर अलग है, सामाजिक स्तर पर अलग है, राजनीतिक स्तर पर अलग है और व्यक्तिगत स्तर पर अलग है। तो अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न बने तो उन प्रश्नों का उत्तर देने में आज सक्षम है। आगे चैप्टर का सारांश दिया है। क्वेश्चन ये बनते हैं कि गांधी जी की स्वराज की अवधारणा का उल्लेख कीजिए, या स्वशासन के रूप में स्वराज से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। गांधी जी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वराज का उल्लेख करो, या गांधी के स्वराज को आत्मनियंत्रण के रूप में व्याख्या करो। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से प्रश्न पेपर में आना ही आना है। तो एक एक दो दो तीन तीन बार आप लेक्चरों को सुनिए, उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ मैंने हाईलाइट किया है, तो आपको आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आशा है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेक्चर जो है उस फिलोसफिकल है, तो चीज़ों को समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए।